अंबेडकर मुद्दे पर अमित शाह का कांग्रेस पर पलटवार, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बीजेपी कभी नहीं कर सकती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान। अंबेडकर पर सियासी विवाद के बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाया, कांग्रेस पर एससी एसटी समुदाय को अपमानित करने का भी लगाया आरोप। अंबेडकर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा, किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। एक देश एक चुनाव पर गठित होने वाली जेपीसी में प्रियंका वाड्रा शामिल होंगी, कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला जेपीसी में हो सकते हैं शामिल। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास नाव डूबी है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 104 लोगों को बचाया गया, कुल 110 लोग सवार थे इस बोट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 60 साल के ऊपर के अमीर गरीब हर तबके के बुजुर्गों का मुफ्त होगा इलाज। संसद भवन में पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात, सतारा के किसानों के साथ पीएम मोदी से मिले शरद पवार। यौन उत्पीड़न केस में सजा काट रहे आसाराम को 15 दिन की मिली पैरोल, इलाज के लिए आए जेल से बाहर, पुणे में होगा आसाराम का इलाज। बारिश की भेंट चढ़ा ब्रिस्बेन टेस्ट, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 1-1 से बराबरी पर, अभी खेले जाने हैं 2 और टेस्ट मैच। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, ब्रिस्बेन टेस्ट खत्म होने के बाद संन्यास का कर दिया ऐलान। कुछ राजनेता आए हैं 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। शाह जी ने ये जो मान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने दो। ये दलित विरोधी सरकार है। संबल में मानवता की हत्या, संबल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहां कोशिश की गई है। पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। तो आपको कोई सूचना दी ना? नो। उसका इरादा कभी शादी का नहीं था, बस उसको धोखा दे रहा था और धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा था, इस तरह से लम्हात कबाब करता। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक नाव डूबी है, 110 लोगों से भरी ये बोट जो नेवी की स्पीड बोट से टकराई। अब जो जानकारी है, राहत और बचाव कार्य जो उसमें हो रहा था, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बोट के अंदर 110 लोग थे, ये 110 लोग थे इस फेरी बोट में। एलिफेंटा, मुंबई से एलिफेंटा, ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास ये बोट जा रही थी। नेवी की, अच्छा वो तस्वीरें भी है, नेवी की बोट से ये टकराई, जिसके बाद अगर हम तस्वीरें, ये देखिए, ये वो नेवी की बोट, ये भीषण जब टक्कर हुई है वहां पर, ये देखिए आप तस्वीरें, ये वो भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद 110 लोग थे, 110। ये वो नेवी की बोट, ये वो मोमेंट है जब वो टक्कर हुई। ये नेवी की बोट थी, ये फेरी की बोट से इस तरह से टकराई। इसमें जो बताया जा रहा है 110 लोग थे, 110, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये वो नेवी की बोट, ये देखिए आप। और आप बताया जा रहा है साहब कि इस पूरे मामले को लेकर राहत और बचाव का काम हुआ। अलग अलग तस्वीरें, 3 तस्वीरें, बड़ी खबर है। नाव से टकराई है स्पीड बोट, 2 लोगों की मौत हो गई है, 110 लोग सवार थे, 100। और फिर तीसरी तस्वीर और रेस्क्यू ऑपरेशन, जो सबसे आखिर में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और उसमें बताया जा रहा है 4 लोग क्रिटिकल हैं, 2 की मौत हो गई है। 110 लोगों से भरी ये नाव थी जो नेवी की बोट से टकराई, फेरी बोट थी जिसमें 110 लोग सवार थे और इनको ले जाया जा रहा था एलिफेंटा, मुंबई से एलिफेंटा। ये गेटवे ऑफ इंडिया, जो आप गए होंगे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, वहां पर नेवी की बोट से ये टकराई। जो पहली तस्वीर, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है, ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है
जब ये हादसा हुआ, जब वो नेवी की बोट टकराई फेरी की बोट से। ये देखिए आप, ये वो नाव से टकराई स्पीड बोट, 110 लोग उसमें थे सवार, 2 लोगों की मौत, 104 का रेस्क्यू और 4 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। नाव से टकराई स्पीड बोट, नाव डूबने से नाव डूब गई, 110 लोग उसके अंदर थे, 2 की मौत, और अब रेस्क्यू ऑपरेशन अब बताया जा रहा है कि 4 लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद संभल से जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारी का डर सता रहा है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एएसआई की एंट्री होगी है संभल में। कल संभल में एएसआई का सर्वे होगा। संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है। ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। दुख का विषय ये है कि मुस्लिम समुदाय ने हमारी सनातन संस्कृति को लुप्त करने का, छुपाने का काम किया। एक मंदिर को तोड़कर अपना घर बना लिया। जो मूर्तियां मंदिर के आसपास लगी थी उनको भी तोड़ दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं। अब वहाँ पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहाँ से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को। पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई? ना, नो। सभी को सील करके लैब में टेस्ट होगा। क्या बिजली चोरी का भी कोई मामला है क्या? ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा। देखिए, पहले तो बड़ी खबर जान लीजिए आपकी जानकारी के लिए। कल एएसआई आएगी। एएसआई की एंट्री हो गई है संभल में। आज आना था, लेकिन अब कल संभल में एएसआई का सर्वे होने जा रहा है। जो मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर, उन सबका सर्वे करेगी एएसआई। ये बहुत बड़ी खबर है। कल संभल में एएसआई की एंट्री। उधर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ये चेहरा उनका जियाउर रहमान बर्क, डर लग रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो एफआईआर रद्द करवाने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। गिरफ्तारी का डर। संभल के जामा मस्जिद में जो हिंसा हुई थी ना, जो दंगा, उस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद नामजद आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वो अब उनके खिलाफ बिजली चोरी के आरोपों की भी अब अलग से जांच हो रही है। उसकी मैं आगे बात करूंगा, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ना एक बड़ी खबर में जल्दी से फिर से बता देता हूं। संभल में अब से करीब 12 घंटे, 8 बज चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा, कल 12 घंटे बाद एएसआई की टीम पहुंचने वाली है संभल। सूत्र बता रहे हैं कि एएसआई की टीम संभल में मिले शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करेगी। जितने मंदिर मिल रहे हैं ना, जितने मंदिर, हर मोहल्ला मंदिर मिल रहे हैं, वहां पर दावा किया जा रहा है सब दर्जनों मंदिर है। ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर कितने प्राचीन हैं, कुआं कितना पुराना है और कितने मंदिर दबे हुए हैं। क्योंकि संभल में कितने मंदिर दबे हैं किसी को नहीं पता है साहब। संभल में मिल रहे सभी प्राचीन मंदिरों का सर्वेक्षण करेगी एएसआई। दावा है कि दर्जनों मंदिर दबे हुए हैं। खुदाई में जिस तरह से मंदिर पर मंदिर मिल रहे हैं उसका सच जानने के लिए एएसआई सर्वे करेगी। आपकी जानकारी के लिए पिछले 5 दिन में ना 2 मंदिर मिल चुके हैं। 5 दिन में 5 कुएं, कई मूर्तियां मिल चुकी हैं, भगवान गणेश की, कार्तिकेय की, और 2 कुओं की खुदाई भी हो चुकी है। और लेकिन प्रशासन ने कुएं में मूर्तियां मिलने के बाद काम रोक दिया था। अब आगे की खुदाई का काम एएसआई की टीम करेगी। एएसआई की एंट्री हो गई है संभल में, सर्वे होगा, पता लगाने की कोशिश करेगी कि संभल के 50 साल पुराने राजस्व विभाग के नक्शे में जिन 19 कुओं की जानकारी दी गई है, क्या ये उन्हीं में से हैं जो मिले हैं? क्या ये वही मंदिर हो सकते हैं जिनका दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है? वैसे आपकी जानकारी के लिए, आप जब सुन रहे होंगे तो आपके जहन में सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सर्वे पर रोक लगा रखी है। बिल्कुल ठीक बात है,
सर्वे के किसी भी नए ऑर्डर पर रोक लगी हुई है। ये एएसआई का सर्वे है, एएसआई का सर्वे जो मंदिर मिला है उसका सर्वे है, कोई सर्वे का नया ऑर्डर नहीं है। संभल को ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र बताया जा रहा है साहब, कह रहे हैं कि जो मंदिर है वो संभलेश्वर है। संभल में कितने संभलेश्वर, इन सभी सवालों का जवाब एएसआई दे पाएगी, सर्वे से सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। आज क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में मानवता की हत्या हुई है, सनातन का नाम मिटाने की कोशिश हुई। योगी राज में अब सारे मंदिर मिलेंगे, कुएं मिलेंगे, कुएं में अखिलेश यादव का चेहरा दिखेगा, बकौल गिरिराज सिंह। ये मैं नहीं कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल का प्रशासन 100% झूठ बोल रहा है, कभी जांच हुई तो प्रशासन के सभी अधिकारी जेल जाएंगे। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राहुल गांधी को संभल जाकर शिवलिंग का अभिषेक करने की अपील की है। हाँ देखिए, आ गया पोस्ट, मुस्कुराता हुआ चेहरा आचार्य प्रमोद कृष्णम का। संभल में प्रकट हुए शिवलिंग का अभिषेक करने भी आ जाओ राहुल गांधी जी, अपील की है कि अभिषेक करने आइए राहुल गांधी जी। सुनाते हैं आपको क्या क्या बयान आ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। संभल में मानवता की हत्या हुई, संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है। और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। आजादी के टाइम पे आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले पूरे इंडिया में इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। हिंदू जगह मुसलमानों में गए, मुसलमान हिंदू की जगह में आए। अगर कोई कुआं वहां बंद था 70 साल से था, क्यों ये सब चीजों को गड्ढे उखाड़ के लोगों के अंदर जहर फैला रहे हैं? नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, गवर्नमेंट को भी बंद करना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था पटल पर कि संभल हिंसा मामले में एक भी दोषी नहीं बचेगा, आरोपियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन होगा, जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनसे उसकी वसूली भी होगी, योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 400 से ज्यादा लोगों को फोटो के आधार पर चिन्हित किया जा चुका है। जगह जगह पोस्टर लग गए हैं दंगाइयों उपद्रवियों के। आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, संभल के जो माननीय सांसद जी हैं जियाउर रहमान बर्क, अखिलेश यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी के सांसद, जो इस मामले में नामजद आरोपी हैं दंगा भड़काने के मामले में, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका दाखिल कर दी है। डर सता रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी कभी भी। जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में दी अपनी याचिका में कहा कि जब तक जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी गिरफ्तारी और पुलिस की तरफ से उन्हें हैरास करने वाली किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है साहब कि अखिलेश यादव के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क की इस अर्जी पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है, लेकिन विंटर वेकेशन से पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट में कामकाज का आखिरी दिन है। इसलिए देखना महत्वपूर्ण होगा कि विंटर वेकेशन से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है या नहीं। दरअसल इस समय हो यह रहा है कि 2 ऐसे बड़े मामले हो गए हैं, जियाउर रहमान बर्क बुरी तरह से फंस रहे हैं। 2 हैं मामले जिन पर जियाउर रहमान बर्क सीधे उन पर शिकंजा कस सकता है। एक तो वो दंगा वाला, कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हिंसा का, वो तो सबको पता है, 5 लोगों की उसमें दुखद मौत हुई, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है बर्क साहब के खिलाफ, हाईकोर्ट का रुख किया। दूसरा मामला और बड़ा है, वो तो इतना हैरान कर देने वाला मामला है। बिजली चोरी का आरोप है सांसद पर कि पत्थरबाज नए कटियाबाज कि कटिया से बिजली कनेक्शन चल रहा था क्या, ऐसा आरोप, जिसमें आरोप है कि सांसद के आवास पर एसी, कूलर, फ्रिज समेत तमाम बिजली के उपकरण लगे हैं। 5 महीने तक उनके घर का बिजली बिल 0 यूनिट आया। अच्छा, बिल भी है हमारे पास, तो इसको जूम करके देख पा रहे होंगे आप, 0।
0 यूनिट। मैंने आपको बताया ना कि संभल में बिजली बिलों की जांच में पता चला साहब कि जियाउर रहमान बर्क के घर का बिजली का बिल जुलाई 2024 से नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, नवंबर भी जोड़ दीजिए 6 महीने, 2024 तक 0 यूनिट था। सांसद का घर, उनका बिल सिर्फ 231 रुपए आया, जो मिनिमम चार्ज है। और यह बताया जा रहा है जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो घर है ना, वहां पर जो मीटर लगाया उनका ज्यादा बिल आ रहा था। जो बीपीएल परिवार हैं उनका जो मीटर लगा उनका ज्यादा बिल आ रहा था। सांसद जी का आ रहा 231 मिनिमम चार्ज, 0 बिल। उनके दादा पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर का बिजली का बिल भी दिसंबर 2023 से जून 2024, दिसंबर 23 से जून 2024, जुलाई से नवंबर तो 0 था, पीछे जाएंगे थोड़ा तो दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 0 यूनिट था। इस अवधि में बिजली का बिल आया था 231 रुपए मिनिमम चार्ज। समाजवादी पार्टी के घर में 2 किलोवाट का लोड है, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का लोड है ना, उनका कई गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। औसतन आया 1500 से 1800 महीने तक। इस इलाके में रहने वाले लोग, आम लोग जिनका घर छोटा भी है, उन्हें इतना बिल देना पड़ रहा है। सांसद जी का 0। बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग की टीम ने उनके घर में नया स्मार्ट मीटर लगा दिया है और उनके घर में लगे पुराने बिजली मीटर को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। हालांकि अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अगर जांच में इलेक्ट्रिक मीटर्स के साथ टेम्परिंग पाई गई, अगर यह साबित हो जाता है, पता लगता है कि ये कटियाबाजी चल रही थी और कटिया वाला कनेक्शन था, बिजली चोरी के आरोप सच साबित हुए, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भी इस बात का जिक्र किया, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मैं योगी जी को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, लेकिन ये चोर जो हैं, इन चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू समाज की सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम किया है, हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनके साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। संभल को मिनी पाकिस्तान बना के रख दिया इन लोगों ने। हर गलत काम संभल के अंदर ये लोग कराते हैं। पूरा आतंकवाद संभल में फैला दिया है इन लोगों ने। हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई थी? ना, नो इन्फॉर्मेशन। जो मंदिर के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो मंदिर के देखिए, एक हवा खड़ा कर, एक सुई का फावड़ा बना देना, तो मंदिर का कोई भी मसला बिल्कुल कतई है ही नहीं। और उधर आपको बता दें, मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना शुरू हो चुकी है। 5 दिन में 2 मंदिर, एक और मंदिर मुजफ्फरनगर में भी मिल गया है। यूपी के संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल बाद मिले मंदिर में महाआरती। संभल के मुस्लिम इलाके में मिले बंद पड़े दूसरे मंदिर को खोला गया। वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में दशकों से बंद मिला महादेव का मंदिर। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम आबादी के बीच मंदिर बना खंडर। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मिले इन 4 मंदिरों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में मिले हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले हैं। मुजफ्फरनगर में मिले मंदिर के बारे में बताया गया है कि ये 1970 में बना है। बाद में हिंदुओं के पलायन के बाद से ही मंदिर खाली हो गया। यूपी के अलग अलग जिलों में मिले इन मंदिरों का पता चलने के बाद इन्हें खोलने और इनमें पूजा करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। उधर संभल के खग्गूसराय में मिले शिव और हनुमान मंदिर में बाकायदा पूजा पाठ शुरू हो गया। खग्गूसराय और उसके आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं है, लेकिन 46 साल बाद जब इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ, तब यहाँ का नजारा देखने लायक था।
आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। 5 दिन पहले खुले इस मंदिर में अब पूजा पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही है। मंगलवार को मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर शाम को महाआरती हुई। आरती के दौरान मंदिर के आसपास तिल रखने की जगह नहीं थी। हजारों भक्तों की भीड़ अपने आराध्य की आरती करने में तल्लीन दिखी। भीड़ भाड़ की इतनी हजारों की संख्या में भीड़ कितनी है? बहुत भीड़ देखने में कितनी भीड़ गई होगी? सैकड़ों हजारों में क्या दिखता है? हजारों की संख्या में। मैं तो लगातार तांता सुबह से देख रहा हूँ, तांता लगा हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाके में मिले इस मंदिर की और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मंदिर के बाहर पुलिस की कड़ी पहरेदारी है तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। शिव मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहां पर लगा गया। संभल में मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर मिलने के बाद अब वहां सनातनी आस्था का शोर सुनाई दे रहा है। कग्गूसराय में शिव हनुमान मंदिर के बगल में एक कुआं मिलने के बाद अब हयात नगर में एक और कुएं को तलाशा गया। जिला प्रशासन की टीम ने कुएं की फोटो लेकर उसकी जानकारी जुटाने में लग गई है। इससे एक रोज पहले मंगलवार को हयात नगर के सराय तरीन में ही दूसरा मंदिर मिला था, जो राधा कृष्ण का है। पुलिस ने मंदिर की चाबी मंगवाकर खुलवाया। 20 फीट के आसपास ऊंचाई में बने इस मंदिर में हनुमान जी की 4 फीट ऊंची मूर्ति और राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित हैं। जो मंदिर है, मंदिर को अब खुलवाया गया है। मंदिर के अंदर खुलवाकर यहाँ पर उन लोगों से को यहाँ पर देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देखेंगे बजरंगबली की एक बड़ी भव्य मूर्ति यहाँ पर है और उस मूर्ति के अलावा यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ भी यहाँ पर है उनको भी लगाया गया है और नाग की यहाँ पर है। संभल में 2 मंदिर मिलने के बाद वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम चाहते तो मंदिर की जगह मस्जिद बना देते। वहाँ पे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं किया मंदिर को, न किसी ने ताला लगाया, न किसी ने हमको भगाया। हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं और उस मंदिर की चाबी हमारे पास है। हम जब चाहे खोलते हैं, जब चाहे बंद करते हैं। ये तो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि संभल के मुस्लिम समाज के लोगों ने उस मंदिर की मुस्लिम अक्सरियत बस्ती में होने के बावजूद हिफाजत उस तरह से की जिस तरह से वो मंदिर नॉन हिंदू समाज के अंदर महफूज रहता। तो आप ये दिखाइए किस प्रकार मुस्लिम समाज के लोग किसी के उस पर अतिक्रमण करके अगर चाहते तो 46 साल जैसे वो दिखा रहे 46 दिन में मस्जिद बना सकते थे। उधर बीजेपी ने संभल में मंदिरों के मिलने और हिंदुओं के पलायन पर समाजवादी पार्टी को घेरा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी संभल प्रशासन के झूठ बोलने का दावा किया। मानवता की हत्या हुई संभल में, सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। संभल में हिंदू मंदिरों और कुएं के मिलने के बाद अब इनके सर्वे की तैयारी शुरू हो गई। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिर और कुएं की जांच करेगी और ये पता करने की कोशिश होगी कि ये मंदिर और कुएं कितने पुराने हैं। दरअसल संभल में शिव मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई करते वक्त 20 फीट की गहराई में 4 मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद डीएम ने खुदाई रोकने का आदेश दिया था और एएसआई को सर्वे के लिए पत्र लिखा था।
उम्मीद की जा रही है कि जिला प्रशासन कल एएसआई की टीम को दूसरे कुएं का दौरा भी करवा सकती है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का अंबेडकर प्रेम या कांग्रेस का डबल गेम, बात अब इसकी। आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता है। हाँ, ये जो अपमान अंबेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने वाले ये दलित विरोधी सरकार है। लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के पैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। इसका विरोध करते हो, उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। सिर्फ इतना ही चाहती है कि पूरी दुनिया, पूरा देश मोदी जी का नाम जप करे। ये देश सिर्फ मोदी जी का नहीं। अपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब का अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। देखिए, सीधा सवाल है कि क्या अमित शाह के भाषण का अधूरा वीडियो डालकर कांग्रेस खुद फंस गई है क्या? सेल्फ गोल। क्या अंबेडकर पर दिए बयान का वीडियो एडिट करके, छोटा वीडियो करके जो कांग्रेस ने शरारत की, क्या कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है क्या? क्योंकि हो ही गया। देखिए, अमित शाह जी का कल का जो भाषण, वो कल चल के आया गया हो जाता, अब हर जगह चर्चा हो रही है। आज पूरे देश में फिर से चर्चा है। अब इसका क्रेडिट भी कांग्रेस को ही जाएगा कि आज पूरे देश में अमित शाह का पूरा भाषण अनकट, अधूरा नहीं, पूरा भाषण हर जगह चर्चा में है। बीजेपी के शब्दों में अंबेडकर के साथ कांग्रेस के कथित कुकर्मों की कुंडली फिर खुल रही है। कल हो गया, भाषण खत्म हो जाता, आज थोड़ी ना, आज दूसरी खबर होती, आज फिर सेम खबर, फिर हर कोई बता रहा है क्या किया। मतलब ये कांग्रेस अगर ये ना करती शरारत तो ये आफत ना आती ना। कांग्रेस के वीडियो के फैक्ट चेक के चक्कर में अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या किया, हर जगह चर्चा। मतलब कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर को चुनाव हरवाया, एक नहीं 2-2 बार हरवाया। नेहरू जी ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया, नेहरू ने साजिश की अंबेडकर के साथ। कैसे खुद को भारत रत्न देने वाले गांधी परिवार ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। अब सारी चर्चा हो रही है। अब तो सबको अब हर एक को समझ में आ रहा है ये सब। बात खत्म हो जाती ना, वो शरारत होती छोटा सा वीडियो पोस्ट करके, तो शायद ये सब ना होता। अब तो हर किसी की जुबान पर अब सब सच आ रहा है। कांग्रेस के कथित ओबीसी प्रेम का सच भी आज देश के सामने आ रहा है। बहुत प्रेम उमड़ रहा है ना, अंबेडकर प्रेम सच आज सबको जानना चाहिए। मैं भी बताऊंगा, मतलब जिसको भी नहीं भी पता था ना, उसे भी पता चल रहा है हुआ क्या था, जिस वजह से नौ बताई। दरअसल क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के कल राज्यसभा में दिए भाषण का एक अधूरा छोटा वीडियो दिखाकर, 13 सेकंड शायद 10-12-13 सेकंड का दिखाकर यह आरोप लगा रही है कि साहब अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान कर लिया और कांग्रेस पार्टी अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगी। खुद चाहे क्या किया अंबेडकर जी के साथ, क्या नहीं किया अंबेडकर के साथ, वो खुद भूल गई। वो आज सबको याद आ रहा है, मैं भी याद दिलाऊंगा साहब।
लेकिन आज अंबेडकर के सम्मान और अपमान की बड़ी चिंता हो रही है। खड़गे जी ने तो आज एक तरह से ना भड़काऊ भाषण देते हुए यहां तक कह दिया कि लोग जान देने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा लोग जान देने को तैयार हैं अंबेडकर के लिए। जान देने मतलब क्या 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 उकसाना चाह रहे हैं? मोदी जी को, अमित शाह को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। जवाब में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता तक उन दस्तावेजों के साथ सामने आ गए साहब। कुंडली खोल कर रख दी कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया और अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की, दुष्प्रचार किया। तिरस्कार या दुष्प्रचार आप खुद ही तय कर लीजिएगा साहब। मैं काम करता हूं ना, आज मैं आपको अमित शाह के वीडियो का पूरा सच दिखाऊंगा। बीजेपी जो कांग्रेस पर अंबेडकर के साथ विश्वासघात के आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। आप दोनों वीडियो देखिए साहब, आप खुद तय करिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप दोनों वीडियो देखिए। तिरस्कार दुष्प्रचार क्या है? कांग्रेस ने कल राज्यसभा में अमित शाह के भाषण का 12 सेकंड का वीडियो दिखाकर आरोप लगाया कि अपमान हुआ। 12 सेकंड का वीडियो देखिए, साथ ही भाषण के 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई। पूरा वीडियो क्या है, दोनों वीडियो को एक साथ दिखाता हूं आपको, देखिए अब आप। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया, प्रधानमंत्री का पोस्ट। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंच तीर्थ को विकसित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जो है बचाव में उतर कर आए। दशकों से चैत्य भूमि की जमीन को लेकर मामला लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड का भी विकास किया जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में जिस घर में वो रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान श्रद्धा पूर्ण है। हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत है। हमारी सरकार ने पिछले दशक में बाबा साहब के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो। अगर कांग्रेस और उसका घृणित इकोसिस्टम, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, कांग्रेस और उसका घृणित इकोसिस्टम, सड़ा हुआ इकोसिस्टम, एग्जैक्ट जो था ना, वो सड़ा हुआ इकोसिस्टम सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकता है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गलत है। भारत के लोगों ने बार बार दिखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। प्रधानमंत्री का पोस्ट मैंने आपको दिखाया। उधर आपको बता दें, संसद की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के सांसदों ने सरकार पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। संसद में हंगामा हुआ। सदन के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर अधूरा वीडियो पोस्ट करके देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अफवाह फैलाकर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने तो उल्टा कांग्रेस पर ही अंबेडकर के साथ साजिश करने, उन्हें भारत रत्न ना देने और चाल से अंबेडकर को चुनाव हराने का आरोप लगा दिया। सुनिए। जो मुद्दा यहां पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी
ईसाई भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। शाहजी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया उसी के बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा मैं उसका खंडन करता हूं सर। कांग्रेस पार्टी ने 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड देने से भी इनकार किया इन्होंने। उधर आज अब बता दें, शाम अब से 3 घंटे पहले 5:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी आए आज फिर मीडिया के सामने। उन्होंने क्या कहा और खड़गे ने क्या कहा जिसका जवाब अमित शाह ने दिया, दोनों के बयान सुनिए। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकता। आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। भाग्य है हमारा देश का कि किसी भी एक दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर अमित शाह राजीनामा देना चाहिए। देखिए, 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, पूजनीय और इंसल्ट। किसके लिए पूजनीय बाबा साहब आम्बेडकर और किसने इंसल्ट की? जो प्रेम उमड़ रहा है बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर राजनीतिक पार्टियों का, खासकर कांग्रेस का, उसका सच भी जानना चाहिए। एक बार कहा जा रहा है कि आम्बेडकर को चुनाव हरवाया, ये कहा जा रहा है नेहरू ने हरवाया, कांग्रेस ने साजिश की। कहानी सुनिए छोटी सी। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में पहली सरकार बनी ना, अंतरिम सरकार, तो आम्बेडकर उसमें कानून मंत्री थे। आम्बेडकर अनुसूचित जातियों को लेकर कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं थे। आम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया 27 सितंबर 1951 को। इस्तीफे के लगभग 1 साल बाद आम चुनाव हुए। आम्बेडकर ने भी इसमें भाग लेने का फैसला लिया। नेहरू ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनावी सभाएं आयोजित करवाई थी आम्बेडकर के खिलाफ। वो 2 बार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे, नेहरू 2 बार अंबेडकर के खिलाफ। तब इसका अपमान हो रहा था, तब अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। लेकिन अंबेडकर की पराजय का सिलसिला यही नहीं थमा। 2 बार 54 में फिर भंडारा लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में अंबेडकर ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अंबेडकर को हराकर उनका सपना तोड़ दिया। तो किसने क्या किया अंबेडकर के साथ? इस बार वो महज 8000 वोटों से हार गए। अंबेडकर अपनी हार से बेहद निराश थे और अंबेडकर किसके की लड़ाई के बीच कांग्रेस से भी इसीलिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। शायद अब सवालों का जवाब मिला होगा कि किसके लिए पूजनीय और किसने किया अंबेडकर का अपमान। और एक बड़ी खबर आ रही है, 13 लोगों की मौत हो गई है। जो नाव हादसा हुआ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास, उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। 101 लोगों को जो है यात्रियों को वहां पर सुरक्षित निकाला गया। 13 में से 10
3 जो हैं नेवी के हैं, 10 जो हैं वो आम लोग हैं। ये वो तस्वीर भी है जब वो बताया गया कि नेवी की बोट जो है वो टकराई फेरी बोट से, फिर वहां पर जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद ये नाव डूबी। और उसमें अब जो खबर आ रही है, जो राहत और बचाव का काम पिछले कई घंटे से चल रहा था, अब जानकारी है 13 लोगों की मौत हो गई है। 101 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान अगर हम सुना सके, मुख्यमंत्री सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान है, सुनाइए 1 मिनट। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। कैसे पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी मुलाकातों ने महाराष्ट्र की सियासत गरमा दी है। कल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 15 मिनट बात हुई। आज बड़ी खबर है, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। 2 तस्वीरें आज की, 2 बड़ी तस्वीरें। कल उद्धव ठाकरे, आज शरद पवार। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ये कोइंसिडेंस है, महज संयोग है या कोई प्रयोग है। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों में से किसी ने खुलकर कोई ऐसी सियासी बात नहीं की है जिसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात को किसानों से जोड़ा, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी, ये वो तस्वीरें उद्धव ठाकरे जब देवेंद्र फडणवीस से मिले, उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस के साथ हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। ये वो तस्वीर। लेकिन क्या होता है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र विधानसभा में बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस पर इंडी गठबंधन के नेता इस सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस टूट के कगार पर है। समाजवादी पार्टी अपने आप को अलग कर चुकी है। राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व की मांग हो रही है। इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस से दूरी बना रही है। उदाहरण के लिए कांग्रेस पार्टी संसद में जब अदानी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करती है, तो शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना अपने आप को इन विरोध प्रदर्शनों से अलग कर लेती है। वहीं आज जब संसद में अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है कि अमित शाह को बर्खास्त करो, ये सारी चीजें कांग्रेस के नेता सदन में हंगामा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले बीते 6 दिसंबर को ममता बनर्जी ने याद दावा किया था कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहती हैं। लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि ममता को लाओ। शरद पवार ने समर्थन किया था। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने समर्थन किया। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस में दरार जो है वो बढ़ती जा रही है।